हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल वाईपी अकेडमी पे। देखो, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टॉपिक अपना फंडामेंटल ड्यूटीज सर, है ना। एफडी फंडामेंटल ड्यूटीज, ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपन। फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन में? अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ, अच्छा ये बताओ, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन थी या नहीं थी? सर ओरिजिनल नहीं थी, बाद में जोड़ी गई है, ध्यान रखना। तो ये दे रखी है बेसिकली आपको, कहाँ दे रखी है? पार्ट 4 का जो ए है वो ऐड किया गया बाद में, और आर्टिकल कौन सा है इनका? 51A। ये ध्यान रखना सर, है ना। ठीक है, 51 जो आर्टिकल थे वो कहाँ तक थे? 36 से 51 क्या थे? डीपीएसपी थे सर, लास्ट क्लास में पढ़ा है अपन ने डीपीएसपी। 51 से लेके 36 से लेके 51 तक 51A ऐड किया गया आपका फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है सर। पार्ट 4 में तो कई बार सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कौन से पार्ट में? पार्ट 4A में है और 51A के अंदर आर्टिकल में सर। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी सर अपन ने ली कहां से है? तो ली जो है वो कहां से लिए सर? यूएसएसआर से सर। यूनियन आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशियन सर। यूएसआर बोले तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशियन सर। ये जब रशिया अलग हुआ है 1991 में, उससे पहले कहानी है सर, उससे पहले यूएसएसआर हुआ करता वो। तो यूनाइटेड स्टेट्स जैसे आपका यूएसए है ऑफ सोवियत रशियन। ठीक है सर। तो यूएसएसआर से लिए अपन ने, जो पहले यूएसआर था। ये यूएसआर टूटा कब है सर आपका? 1991 में, ध्यान रखना। यूएसआर 1991 में खत्म हुआ है सर। उसके बाद रशिया बन गया वो, उसके बाद बहुत सारे कंट्री हैं जो अलग हो गए उससे ना। तो फंडामेंटल ड्यूटी अपन ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिए हैं वहां से, यूएसएसआर से लिए सर। पहली बात, फंडामेंटल ड्यूटी देखो हुआ क्या स्टार्टिंग में, जब संविधान बना अपना 1949 में बन के लागू हो गया पूरा। 1950 के अंदर 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया अपन ने पूरी तरह 100%। तो उसके बाद से और 1975 तक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थे। 1976 में पहली बार जोड़े गए। ठीक है सर। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उसने रिकमेंडेशन दी थी। बेसिकली था क्या, उस टाइम पे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी पीएम हुआ करती थी उस टाइम पे। तो इंदिरा गांधी सरकार में जब सरकार बनी थी फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग 1950 के अंदर, तो लोगों को जो संविधान बनाने वाले थे उन्हें इस चीज़ की जरूरत महसूस नहीं हुई कि किसी भी तरह की फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। देखो वो अपनी जगह सही भी थे, अगर हमें ऐसा नहीं है सर वो उस दिन गलत थे, जो पुराने वाले थे वो गलत बिल्कुल भी नहीं थे। क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं अपने परिवार के अंदर भी कि जिस तरह से पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती उनको कहीं भी, वो डेफिनेटली करनी चाहिए आपको। आपसे जो भी बड़े हैं, आपके जो भी चीज़ें हैं, वो जो कुछ बेसिक बात जो होती हैं, जो ड्यूटी होती है हमारी, तो उन्हें भी लगा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज एज इन जनरल लिखने की जरूरत नहीं है कोई भी। एफआर लिख दिया, ठीक है सर, काम हो गया। इसलिए बाद में जोड़ी गई। स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी 1976 के अंदर सर। इसके लिए संविधान में चेंज किया गया सर। ठीक है, ध्यान रखना। तो जो 42nd आपका अमेंडमेंट था वो चेंज किया गया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से चेंज किया सर। इसमें ये लिख लेना सर इसको। अच्छा यहाँ पर नहीं दे रखा है सर, लिख लेना आपके लिए ना, कि रिकमेंडेशन की गई और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसके थ्रू जोड़ी गई सर 1976 में। इंदिरा गांधी सरकार थी सर। अगर कभी सवाल बन जाए कि किसके टाइम में जोड़ी गई, तो पीएम कौन थी उस टाइम? इंदिरा गांधी थी सर। ठीक है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया और सर उन्होंने ऐसा यहाँ दे रखा है। ठीक है सर, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से उन्होंने नया एक्ट लागू किया और जोड़ दी सर। इनिशियली जब जोड़ी गई है सर, तब आप कितनी थी? तो ध्यान रखना, जब जोड़ी गई है स्टार्टिंग में सर, तो फंडामेंटल ड्यूटी कितनी टोटल? 10 थी सर। टोटल 10 थी सर, ध्यान रखना। टोटल 10 जोड़ी गई, या फिर उसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं सर, टोटल 10 जोड़ी गई सर, ध्यान रखना। टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। कब? 1976 में सर, एक बात ध्यान रखना। ठीक है, 11th अभी कितनी है? 11 है सर। तो 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है आपकी, 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो सर आपकी 86th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ है उसके बाद जोड़ी गई है 2002 में। ठीक है, ओरिजिनली कितनी थी सर? 10 जोड़ी गई थी फंडामेंटल ड्यूटी 1976 में 42nd अमेंडमेंट से। ठीक है, 11th फंडामेंटल ड्यूटी 2002 में जोड़ी गई है 86 के थ्रू सर। इस टाइम इंदिरा गांधी पीएम हुआ करती थी, इस टाइम पीएम थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी सर। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज मत होना। अगर सवाल आए कि अभी फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है, आज की डेट में कितनी है टोटल, तो आंसर है सर टोटल तो होती है आपकी 11 है, ठीक है। इनिशियली ओरिजिनली कितनी थी, 10 जोड़ी गई थी सर, ध्यान रखना, वो डिस्कस करेंगे अपन क्या थी 10 है ना। इनिशियली 10 जोड़ी गई थी 1976 में, और अभी 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो आपकी, तो फिलहाल टोटल कितनी है सर, टोटल 11 है। प्रेजेंट में कितनी है, 11 है सर, ध्यान रखना। प्रेजेंट में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर, ठीक है सर, ये ध्यान रखना, सिंपल सी बात है ना, ये कंफ्यूज नहीं होना इसमें बिल्कुल भी, कैसा भी है ना, ठीक है। आते हैं सर नेक्स्ट बात पे। अब अपन एक एक फंडामेंटल ड्यूटी करते हैं पूरी, क्या क्या दे रखे हैं सारी बातें सर, है ना। देखो फंडामेंटल ड्यूटी आपको वैसे पता भी होनी चाहिए सर, ये सिर्फ पढ़ाई वाली बात नहीं है, एग्जाम में आए नहीं आए, बट आपके फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी, ये दो चीज़ ऐसी हैं जो सर हर नागरिक को पता होनी चाहिए, हर सिटीजन को पता होनी चाहिए देश के अपने, ठीक है सर। तो कौन कौन सी ड्यूटी है सर, ठीक है। तो पहली ड्यूटी सर, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन सर, संविधान को फॉलो करेंगे, संविधान को मानेंगे सर, पहली चीज। जितने भी उसमें आइडियाज दे रखे हैं, यानी जो भी उसमें बातें लिखी हुई हैं, जो भी उसमें आदर्श बातें हैं, जो अपने नेशनल फ्लैग है और नेशनल एंथम है, जो इंडिया के इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबकी इज्जत करेंगे सर। यानी नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की, इन सब की आप रेस्पेक्ट करोगे और संविधान को फॉलो करोगे सर, संविधान की बात मानोगे, संविधान में जो चीज़ दे रखी है उन सबको आप फॉलो करोगे सर, पहली ड्यूटी। सेकेंड है सर, चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। देश का जो स्वतंत्रता संग्राम था अपना, नेशनल फ्रीडम था अपना फ्रीडम स्ट्रगल था इंडिया का सर, उस फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर जो जो नोबल आइडियाज थे उन्हें आप फॉलो करोगे, और उन्हें चेरिश करने का मतलब होता है सर आगे बढ़ाना उनको, ठीक है सर, प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना सर, उस बात को आप मानोगे। यानी महात्मा गांधी से लेके महात्मा गांधी, आपके भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जिन जिन लोगों ने, झांसी की रानी सर, जो जो लोग भी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में रोल रहा है जिनका, लाल बाल पाल, सब लोग, जितने भी लोगों ने, उनके जो जो नोबल आइडियाज थे सर, जो उन्होंने अच्छी बातें कही हैं, आइडियल्स जिन्होंने, जो आदर्श स्थापित हुए हैं, उन आदर्शों को आप मानोगे सर, ठीक है। चाहे वो नॉन आपका वो हो, जैसे आपका सत्याग्रह वाला कंसेप्ट हो, नॉन वायलेंस कंसेप्ट हो सर आपका, या भगत सिंह का अग्रेशन हो, वो सारी बातें सर, सबको चीज़ें, ठीक है। तीसरा है सर, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट दी सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब इन तीनों का मतलब समझते हैं सर। सर सॉवरेंटी का मतलब होता है संप्रभु होना, यानी कि आपके ऊपर कोई भी नहीं, यानी इंडिया जो है ना, आज की डेट में अपन बात कर रहे हैं सर, तो इंडिया से ऊपर कोई भी नहीं है सर, हम अपने आप में, यानी सॉवरेन कंट्री का मतलब होता है सिंपल सा, वो कंट्री जो अपने डिसीजंस लेने में आज़ाद है सर। हम आज़ाद है ना आज, हमें किसके साथ कैसे रिश्ते रखने हैं, किस कंट्री के साथ में कौन सा व्यवहार करना है, किस तरह की हमारी फॉरेन पॉलिसी होगी, किस कंट्री के साथ में किस तरह के रिलेशन होंगे, वो सब हम खुद ही तय करते हैं ना। तो सॉवरेन का मतलब होता है सिंपल सा, खुद के डिसीजंस खुद से लेना सर, किसी और के दबाव में नहीं आना कभी भी, ठीक है सर। सॉवरेंटी, यूनिटी, अखंडता, इंटीग्रिटी, आपकी इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है सर, अपने आप के अंदर आपकी खुद की सेल्फ वैल्यू, एस्टीम जो होती है अपनी खुद की वैल्यू करना सर। इंटीग्रिटी मीन्स आपका अखंडता से बोला जाता है, ठीक है सर। तो इन सबको अपन आगे बढ़ाएंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे और अपहोल्ड करेंगे सर। भारत एक रहे, किसी तरह के कोई अपनी उस पर इंटीग्रिटी पे या यूनिटी पे आंच ना आए कभी भी, उन सब चीज़ों का जोर देंगे सर, ठीक है। डिफेंड द कंट्री सर, सर देश को अपन डिफेंड करेंगे हमेशा, एंड नेशनल सर्विस देंगे जब कभी भी जरूरत पड़ेगी सर, जब कभी भी जरूरत पड़ेगी उस टाइम सर देश की सेवा के लिए आगे रहेंगे और देश को डिफेंड करेंगे सर, सिंपल था। यानी कोई भी हमारे देश की कहीं बुराई कर रहा है किसी जगह पे, तो हम उसे डेफिनेटली सर अपने देश को डिफेंड करेंगे उस जगह पे, और हमें एक रहेगा कि अपने देश के लिए सर प्राण भी देने पड़े तो अपन दे सकते हैं, उस चीज़ के लिए करने पड़ेंगे अपने को, ठीक है सर। जब जब बुलाया जाएगा आपको देश की सेवा के लिए, तो आपको जाना पड़ेगा सर। ऐसा हुआ है, पहले भी हुआ है सर, कई बार, कई सारे वॉर ऐसे हुए हैं अपने, जिनमें लोग फौज में नहीं थे, उसके बाद बुलाया गया उन्हें, और लोग आगे आके उन्होंने आके लड़ाई में हिस्सा लिया है, वो सब चीज़ें, लोगों की मदद करी है। डायरेक्टली फ्रंट पे नहीं गए वो, लेकिन लोगों की मदद करी है सर, जिस तरह जो भी कर सकते हैं वो, जिस तरह से, ठीक है सर। नेक्स्ट आते हैं, प्रमोट हारमोनी सर।
लोगों के अंदर आपसी भाईचारा बढ़ाना है हमें, एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। सर भाईचारा आगे बढ़ना चाहिए, जितने भी लोग हैं उन सब के बीच में आपस में सर भाईचारा आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी तरह का हम वो माहौल क्रिएट ना करें जिससे कि किसी भी तरह का हमारा समुदाय के बीच में कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो सर, ठीक है। रिलीजियस, लिंग्विस्टिक या रीजनल या सेक्शनल डाइवर्सिटी, सर किसी भी तरह की डाइवर्सिटी हो हम उसके बावजूद हार्मोनी प्रमोट करेंगे। यानी कोई रिलीजन के नाम पे अलग हो, लैंग्वेज पे लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के नाम पे, रीजनल हो या सेक्शनल हो, कोई सेक्शन है वीकर सेक्शन जो होते हैं, या कोई भी क्लास बटी हुई है आप अपने यहाँ, कोई रीजन अलग अलग बटे हुए हैं, अपन बोलते हैं सर ईस्ट का है, नॉर्थ ईस्ट है, सदर्न रीजन है, वेस्ट रीजन, उन सब के हिसाब से किसी जो भी डाइवर्सिटी हैं उनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, ब्रदरहुड मेंटेन रहना चाहिए उनके अंदर सर, हार्मोनी प्रमोट करेंगे। और सर उन सब प्रैक्टिस को रिनाउंस करेंगे जो कि वीमेन के अगेंस्ट हों, यानी महिलाओं की डिग्निटी को जो जो चीज़ें कम करती हैं, डिग्निटी ऑफ वुमेन, एंड रिनाउंस दी प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू दी डिग्निटी ऑफ वुमेन। उन सब प्रैक्टिस को जो कि महिलाओं की सम्मान के साथ में, उनके मान सम्मान के साथ में किसी भी तरह की डिग्निटी को कम करती हो, उन सबको हम सर रिनाउंस कर देंगे, खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे, हम छोड़ देंगे, त्याग कर देंगे उनका सर। रिनाउंस करने का मतलब होता है त्याग करना, परित्याग करना, ठीक है सर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिग्निटी ऑफ वीमेन रहनी चाहिए हमेशा सर, महिलाओं की जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, इज्जत है, वो रहनी चाहिए हमेशा सर, है ना। कोई प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए किसी भी तरह की, ठीक है सर। आते हैं सर नेक्स्ट बात पे, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। सर अपने कंट्री का जो शानदार कल्चर है सर, जो इतना बेहतरीन कल्चर है, सबसे बेहतरीन कंट्री है सर, ध्यान रखना इस चीज़ को। इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी कहीं नहीं मिलेगी आपको, इतनी फिजियोग्राफिक डाइवर्सिटी कहीं नहीं मिलेगी, जितनी फिजिकल और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी इंडिया में है उतनी कहीं भी नहीं है। आप खुद देख के देखो सर इस चीज़ को, सिंपल सा एक बार खुद सोचना, कभी ऑब्जर्व करना। इंडिया के अंदर आपको पहाड़ी मिल जाएंगे, डेजर्ट्स भी हैं, बर्फ भी है सर, पानी भी है अपने पास चारों तरफ, समुद्र के तट भी हैं अपने पास, आइलैंड्स में सब कुछ है अपने पास। इतना किसी और कंट्री में कहीं नहीं होता सर, एक जगह पे कहीं भी, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। आते हैं सर नेक्स्ट बात पे ना, आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट चीज़। तो इतनी आपको कल्चर कहीं भी नहीं मिलेगा, एक जगह पे आपको कंपोजिट कल्चर कहीं भी नहीं मिलता इस तरह का, ठीक है सर। नेक्स्ट बात पे आते हैं, जो अपना हेरिटेज है, जो अपनी पुरानी चीज़ें हैं, उन्हें प्रिजर्व करेंगे और वैल्यू करेंगे उनकी सर, ठीक है। नेक्स्ट बात पे आते हैं सर, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल एनवायरनमेंट। सर सबसे बड़ी बात सर, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे सर अपन, और जो भी अपने से आपके एग्जांपल क्या है, फॉरेस्ट, लेक, रिवर, सब कुछ है, वाइल्ड लाइफ है अपना, एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है सर, कंपैशन होना, लोगों में कंपैशन होना चाहिए भैया, दूसरों के प्रति सर आपके अंदर करुणा की भावना होनी चाहिए, कंपैशनेट होना सर, ठीक है। कंपैशन रखना, करुणा की भावना होना आपके अंदर, जो भी लिविंग बीइंग उनके लिए आपके अंदर थोड़ी दया भावना होनी चाहिए कि ठीक है भाई ये भी लिविंग बीइंग है सर। और अपन फॉरेस्ट को, लेक्स को, इन सबको प्रोटेक्ट करेंगे सर, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है आपकी, ठीक है सर। सर डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, अगर ये सब के सब कर लें तो आपको नहीं लगता जो रिसेंटली अभी हाथरस में हुआ, वो इतने कांड हो गया, इतने सारे लोग भगदड़ मर गए, 100-150 लोग, 100 से ऊपर घायल लोग मर गए, काफ़ी लोग, 123-25 जो भी नंबर है सर, आपको नहीं लगता अगर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो जाए लोगों के अंदर, अगर लोग इस वाली फंडामेंटल ड्यूटी को मानने लग जाए सबके सब लोग, कि वो साइंटिफिकली सोचा करें चीज़ों को, किसी भी तरह से कि अंधभक्ति ना करें, तो क्या सर कोई भी, मैं किसी एक की नहीं कर रहा सर, किसी भी बाबा कोई भी बाबा या कोई भी ढोंगपना कर पाएगा इस तरह का? नहीं कर पाएगा सर, पॉसिबल ही नहीं है। ये डेवलप करें, मैं कह रहा हूँ ना सर, आप जब जब संविधान पढ़ोगे ना, अगर आपने पूरा पढ़ लिया ना उसको और पूरा फॉलो करने लग गए, आप एक बहुत बेहतर ह्यूमन बीइंग बनते हो, बेहतर सिटीजन बनते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सर, आप एक अच्छे समाज का निर्माण करते हो हमेशा। बहुत शानदार थे सर, पता नहीं लोग कैसे बुराई कर लेते हैं संविधान बनाने वालों की, कुछ अज्ञानी से लोग होते हैं निपट से, वो अपना एजेंडा चलाते रहते हैं कि यहाँ से लिया है, वहाँ से लिया है, वहाँ से लिया है। अरे भैया 70 से ऊपर साल हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट 80 ईयर्स होने वाली हैं सर, 75-80 साल पहले भी उन्होंने इतना शानदार दे दिया जो आज भी बेहतर चल रहा है, हम आज भी गवर्न कर पा रहे हैं। उस दिन कंडीशंस थी उनमें और आज जमीन आसमान का फर्क है, हम लेकिन उसके बावजूद हम चल पा रहे हैं, चीज़ों को प्रॉपर चला पा रहे हैं सर, बहुत बेहतरीन सिस्टम है सर अपना। अब सोचो अगर ये डेवलप कर लें सब लोग तो क्या कोई दिक्कत आएगी?
कोई भी अंधभक्ति करेगा किसी की भी? नहीं करेगा सर। अंधभक्ति किसी की नहीं करनी चाहिए, ना किसी राजनेता की, ना किसी और किसी के लीडर की, चाहे वो धर्मगुरु हो। मैं तो कराऊँ, मैंने किसी टीचर की भी नहीं करनी चाहिए सर। अंधभक्त मत बनो किसी के भी। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो सर, लॉजिकल सोचा करो उसको कि जो उसने बोला वो लॉजिकली सही है कि नहीं है। भक्त नहीं बनना किसी का सर, अंधभक्त नहीं बनना। फॉलो करना चाहिए, फॉलो करना बुरी बात नहीं है, अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। ठीक है सर। ह्यूमनिज्म होना चाहिए आपके अंदर, इंसानियत होनी चाहिए, एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म सर। आपके अंदर स्पिरिट होनी चाहिए, ये वाली इंक्वायरी करने की, जांच पड़ताल करने की, वो सब चीजें आपको होना चाहिए। ठीक है, भाई जो बोल रहा है वो उसको चेक तो करें एक बार कि वैलिड है कि नहीं है सर। ठीक है। रिफॉर्मेटिव होना चाहिए अपने को, रिफॉर्म से यानी अगर कुछ बदलाव करने हैं और जो सही के लिए बदलाव हैं तो उन्हें अपन चेंज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर कैसे भी। ठीक है। नेक्स्ट है सर अपना सेफ गार्ड करें पब्लिक प्रॉपर्टी को और वायलेंस को कम करें सर। वायलेंस को से दूर रहना है अपने को ना। तो अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को, जो इंडिया की पब्लिक प्रॉपर्टी है अपनी, जो पब्लिक पार्क होते हैं, पब्लिक बस हैं, जो कुछ भी है सर, उन्हें सेफ गार्ड करना है और किसी भी तरह के वायलेंस से बचना है सर अपने को। ठीक है। नेक्स्ट है सर टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल। हर तरफ सर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कलेक्टिव एक्टिविटी जो कुछ भी होती है जिससे कि देश जो है वो लगातार ऊपर उठता रहे सर। लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट, यानी कि सर हमें पर्सनल लेवल पे और कलेक्टिवली सब लोगों को, समाज को एक साथ में आके आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि हम अपने अपने एक्सेल करना चाहिए अपने लेवल्स में। आप जिस किसी तरह काम करते हो, आप डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी हो, एक्सवाइजेड सर, आप जो भी जॉब करो जिस तरह की, आप बेहतर काम करो उसको, जिससे कि आप आगे बढ़ो, समाज आगे बढ़ेगा, पूरा देश आगे बढ़ेगा सर। ये कहा गया है इसके अंदर, जिससे कि देश पूरा पूरा आगे बढ़ सके, अचीव कर सके अपन आगे। ठीक है सर। देखो ये 10 तक तो थी, यहाँ पे 10 हो गई अपनी। ये 10 तो थी सर ओरिजिनल में जो दे रखी थी आपके। ठीक है। यानी कि जब 1976 में 1976 के अंदर 42nd अमेंडमेंट लेके आए, उस टाइम पे ये 10 थी सर, ABCDEFGHIJ तक थी सर। ठीक है। ये वाली जो है अपनी के वाली, ये ऐड करी गई है सर आपकी कब? 2002 के अंदर 86th अमेंडमेंट आया था सर, तब ऐड की गई है। 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2002 के अंदर, उसमें नई वाली ऐड की गई है सर ये। ठीक है। ये अटल जी गवर्नमेंट थी उस टाइम, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने ऐड करवाई सर, उनके टाइम में ऐड हुई है। इसके अंदर क्या है बेसिकली, आपको अपॉर्चुनिटी देनी है किसको? हर बच्चे को जो 6 से लेके 14 ईयर्स तक का है, बिटवीन दिस एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स सर। जो कोई बच्चा 6 साल से लेकर 14 साल तक का बच्चा है, उसको पढ़ाई के मौके देने हैं सर, पूरे पूरे उसको पढ़ाई करवानी है आपको। ये जिम्मेदारी किसकी सर? पेरेंट्स की। ठीक है। पेरेंट्स की या उसके जो भी गार्जियन है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सर वो उस बच्चे को माहौल देंगे, उस बच्चे को अपॉर्चुनिटी देंगे, उसे मौका देंगे सर। इसको करने के लिए ही सरकार ने स्कूल्स खोले हुए हैं, ध्यान रखना सर। जो सरकारी स्कूल खोले हुए हैं उसके लिए खोले हुए हैं कि अगर कोई इंसान ये बोलता है भैया उसके पास पैसे नहीं है, फीस नहीं है, कोई बात नहीं सर, सरकारी स्कूल में फीस नहीं लगती पूरी, कुछ भी नहीं लगता है। तो अगर आप BPL से परिवार से आते हो तो आपको कुछ भी नहीं लगता है, आपको सिर्फ बच्चे को भेजना है। और उसमें भी शानदार क्या किया हुआ उन्होंने सर, मिड डे मील स्कीम। देखो सरकारें बहुत शानदार काम करती हैं, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा गाली बकते रहते हैं सरकार को, बोलते रहते हैं सरकार ने चोर है ये वो, ऐसा भी नहीं है सर। काम करते हैं वो लोग, बेहतरीन काम करते हैं। कभी कभी दे जाते हैं मक्कारी, अलग बात है, बट बेहतरीन काम करते हैं। मिड डे मील स्कीम कितनी शानदार है कि कुछ बच्चे जो स्कूल नहीं आते थे, कि उनके पास दिन में भाई सुबह को टिफिन पैक करने वाला नहीं है, वैसे कोई बच्चे हैं, कुछ भी है, गरीब गरीब बच्चा है इनकेस, तो सर उसके लिए भी आपको खाना मिलता है वहाँ पे, दोपहर में भोजन मिलता है वहाँ आपके लिए, दलिया से लेके सब कुछ बनाया जाता है, सारी व्यवस्था। तो ये 86 अमेंडमेंट में किया गया सर आपका कि 6 से लेके 14 साल तक के हर बच्चे को फूड वो किया जाए, क्या बोलते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी सर। ठीक है। फूड वाली बात तो बाद में आई थी। ठीक है। ये एकमात्र स्टेटमेंट है सर, ध्यान रखना। कौन सा? 6 to 14 ईयर्स वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये वाला, ये एकमात्र कंडीशन है। इसमें आपको बता देता हूं सर, जो अपन ने के पढ़ी ना, यानी 6 to 14 ईयर्स का जो बच्चा है उसे एजुकेशन देंगे। ठीक है सर। ये फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी तो किसकी है? पेरेंट्स की है सर। ठीक है। पेरेंट्स की ड्यूटी है कि हर 6 से 14 साल के बच्चे को वो एजुकेशन देंगे। ठीक है सर। यही बात सर, सेम बात फंडामेंटल राइट भी है। किसका? उसी बच्चे का, यानी 6 to 14 ईयर्स का जो कोई बच्चा है, उसका ये फंडामेंटल राइट है, उस बच्चे का खुद का सर, चाइल्ड का। ठीक है।
यानी उसे 6 to 14 ईयर्स तक एजुकेशन मिलनी चाहिए, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है, ये फंडामेंटल राइट है। कहाँ दे रखा है सर? ये वापस से सेम 86 में ऐड किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई एक, और एक फंडामेंटल राइट ऐड किया गया। कौन सा आर्टिकल है सर? 21A, ध्यान रखना, ठीक है, 21A। और यही बात सर क्या है? डीपीएसपी भी है, ध्यान रखना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कि हर बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। डीपीएसपी जो है वो किसका है सर? स्टेट का, यानी जो राज्य है उसकी जिम्मेदारी है, स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है सर। ठीक है, स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तीनों बात समझ में आई अपने को? सर फंडामेंटल ड्यूटी है पेरेंट्स की, यही सेम बात, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चे के लिए एजुकेशन देनी चाहिए, उनको प्रोवाइड करने चाहिए, मौके देने चाहिए, किसको जिम्मेदारी है? पेरेंट्स की। उस बच्चे का मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है उसका सर, कि जो कोई बच्चा है वो जाके अगर उसको नहीं मिल रही है तो वो कोर्ट में केस कर सकता है सर, ध्यान रखना, जा सकता है, वो अलाउड है उसको इस चीज का, ठीक है, 21A, ठीक है सर। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है किसके लिए? स्टेट के लिए। राज्य सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट का मतलब यहाँ पर दोनों है सर, सेंट्रल स्टेट दोनों, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो अगर 6 से 14 साल का बच्चा कोई पढ़ना चाहता है तो उसे सर स्कूल प्रोवाइड कराएगी वो। इसी चीज को पूरा करने के लिए आपके गवर्नमेंट स्कूल्स खोले गए हैं, ध्यान रखना सर। लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल की जरूरत क्या है, रिजल्ट नहीं आते, साइंस क्या है उनका, सर ये जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि डीपीएसपी में मेंशन्ड है। तो ध्यान रखना, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये एकमात्र ये एक बात है बस, जो फंडामेंटल ड्यूटी भी है, फंडामेंटल राइट भी है और डीपीएसपी भी है सर, ठीक है। और तीनों जिम्मेदारी समझना, ये खुद के बच्चे की फंडामेंटल राइट, तो डीपीएसपी स्टेट की जिम्मेदारी है, और फंडामेंटल ड्यूटी किसकी है? पेरेंट्स की सर, ठीक है। आते हैं सर एक बात पे, तो अपने को एक लेवल समझ में आई वाली बातें पूरी। तो फंडामेंटल ड्यूटी अपनी 11 क्लियर हुई, क्या क्या दे रखा है, किस तरह की बातें दे रखी है उसमें। आते हैं सर नेक्स्ट बात पे उससे रिलेटेड। अब देखो फीचर्स क्या है मेन में फंडामेंटल ड्यूटी के, तो फंडामेंटल ड्यूटी अपनी, इनके फीचर्स क्या क्या है, मेन चीजें क्या क्या है। सेम कहानी सर, कुछ तो मोरल है और कुछ जो है वो सिविक ड्यूटी है। एग्जाम्पल के लिए देखें सर, चेरिशिंग जो है वो मोरल कंसेप्ट है, यानी कि सिंपल सा कि अपने को आइडियल्स को आगे बढ़ाना है, वो सब चीजें करनी है, वो मोरल कंसेप्ट है, नैतिक जिम्मेदारी है आपकी सर। कोई अब कोई हो सकता है भगत सिंह को माने, कोई गांधी जी को माने, समझदार इंसान दोनों को मानता है सर, तरीका दोनों को अपनी अपनी जगह सही था सर, ठीक है। बस गांधी जी वाला लॉन्ग टर्म था और इम्पैक्टफुल था, भगत सिंह वाला इम्पैक्टफुल ज्यादा नहीं था, वो शॉर्ट टर्म था। कुछ देर के लिए गुस्से को दबाया जा सकता है, गुस्सा कर दो आप, एक बार आग लगा दोगे, ठीक है, लेकिन सर हिला नहीं सकते सिस्टम को, क्योंकि हम 1857 में क्रांति कर चुके थे, उससे पहले भी क्रांतियां हुई हैं, 1857 तो बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, उसके बावजूद अंग्रेज 90 साल रह गए। लेकिन जो गांधी का सिस्टम था उसकी वजह से उनकी नींव कमजोर हुई है, बेसिकली सोचने मजबूर किया उन्होंने, और उन्होंने चेंज करना पड़ा, छोड़ना पड़ा देश को सर, ठीक है। तो नोबल आइडियल्स को मानना नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन सर आपके जो नेशनल एंथम है अपना सर नेशनल फ्लैग है, उनको रेस्पेक्ट करना ये आपकी सर सिविक ड्यूटी है, एज ए सिविलियन ड्यूटी है आपकी सर, ठीक है। सर फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो भी क्या है? नॉन जस्टिसेबल है, ध्यान रखना, डीपीएसपी की तरह अपने पढ़ा था लास्ट क्लास में। डीपीएसपी जो है आपकी जो है नॉन जस्टिसेबल है, यानी आप कोर्ट्स में उसको जाके उसके आपके इम्प्लीमेंटेशन के लिए बोल नहीं सकते, अगर कोई आप इंसान नहीं मान रहा है या डीपीएसपी को फॉलो नहीं कर रहा तो आप बोल नहीं सकते। सेम कहानी फंडामेंटल ड्यूटी के साथ में है, जो हमने 11 पढ़ी है, अगर उन फंडामेंटल ड्यूटी को कोई नहीं मान रहा है तो सर उसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते, यानी हम कोर्ट से उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते, सिंपल सा, ठीक है। कोर्ट किसके लिए जा सकते हो आप? फंडामेंटल राइट के लिए जा सकते हो सर, अगर फंडामेंटल राइट कोई नहीं मान रहा तो आप कोर्ट जा सकते हो सर उसके लिए, ठीक है। सेम कहानी है सर, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड, वो एक वही बात दे रखी है सर ना, कोई एनफोर्समेंट नहीं दे रखा सर कोर्ट्स के थ्रू, ठीक है, यानी कि कोई लीगल सैंक्शन नहीं है अगेंस्ट देयर अबॉलिशन, सिंपल सी बात, किसी भी तरह का कोई लीगली सैंक्शन नहीं होता, लीगल कानून नहीं है किसी भी तरह का सर कि आप जो है फंडामेंटल ड्यूटी वायलेट कर रहा है इसलिए जा सकते हैं, ठीक है सर। आते हैं नेक्स्ट बात पे। अब देखो हालांकि इसमें कुछ बातें हैं, जैसे नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, अगर इनकी आप किसी भी तरह से कोई इंसल्ट करते हो तो उसके लिए एक एक्ट बनाया हुआ है सर पर्टिकुलर,
सभी की सभी उनके लिए नहीं है, बट फंडामेंटल ड्यूटी जैसे आपको नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है अपना, इनको अगर आप किसी भी तरह से बेइज्जती करते हो या इनसे इंसल्ट करते हो तो उसके लिए एक एक्ट बनाया हुआ है सर, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट और है सर इसमें एक चीज़ और, जैसे जो वर्मा कमेटी है अपनी, वर्मा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, आया हुआ है, ध्यान रखना। वर्मा कमेटी पूछी हुई है, 99 में बनी थी, फंडामेंटल ड्यूटी को क्वेश्चन वो था, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, वर्मा कमेटी किससे रिलेटेड है, आंसर था फंडामेंटल ड्यूटी सर, ठीक है। एक बात इन्होंने क्या था, इन्होंने कुछ बातें बोली थी कि लीगल प्रोविजंस होने चाहिए किसके लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कुछ फंडामेंटल ड्यूटी के लिए। उसका एग्जांपल भी है सर अपने पास आज की डेट में, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू द नेशनल ऑनर एक्ट, ये जो एक्ट है आपका 1971, फंडामेंटल ड्यूटी से पहले बन गया था एक्ट तो, ठीक है सर, जिससे कि नेशनल फ्लैग हो गया अपना, नेशनल एंथम हो गया, इनकी आप डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते, यानी उसको प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया है सर, सिंपल सा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह की कुछ बातें हैं, यानी किसी किसी फंडामेंटल ड्यूटी के लिए आपको है, जैसे आपका जो पुरानी हेरिटेज होती है अपनी, उसको तोड़ नहीं सकते, तो उसके लिए भी एक्ट है सर, सिंपल सा। तो उस तरह की कुछ कुछ बातें हैं जो आपके बेसिकली काम आती हैं कभी कभी, तो अपने को इसीलिए आप, ऐसा नहीं है सर नेशनल फ्लैग का देखा होगा आपने, आप उसको जमीन में नहीं पटक सकते, नेशनल एंथम अगर बज रहा है तो आपको खड़ा होना पड़ता है सर, है ना, उसको स्टैंडिंग ओवेशन देनी पड़ती है। उसका रीजन है सिंपल था सर कि आपका नेशनल एंथम है भाई, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, लोग कुछ नहीं करें वो अलग बात है सर। तो आपका नेशनल एंथम हो गया, नेशनल फ्लैग हो गया, ये सब आपके नेशनल की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सर, तो उनके लिए आपके यहाँ अपने पास कानून बना रखे हैं अपन ने, बट ये सारी की सारी फंडामेंटल राइट्स की तरह कोर्ट से एनफोर्सिएबल नहीं है सर, ध्यान रखना। फंडामेंटल ड्यूटी सिर्फ फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सिएबल हैं, जस्टिसिएबल हैं, उसके अलावा आपकी डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों की दोनों ही ना तो एनफोर्सिएबल है ना ही आपकी जस्टिसिएबल है। एनफोर्सिएबल कोर्ट से एनफोर्स नहीं करा सकते, जस्टिसिएबल सर जुडिशरी में नहीं जा सकते इनके लिए, ठीक है सर, सिंपल सी बात। तो ये समझ में आई अपने को क्लियरली सर, पूरी पूरी बातें फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी की पूरी पूरी, ठीक है सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, ठीक है, ओके, थैंक यू।